गुड मॉर्निंग बच्चों एक बार फिर से ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत। बच्चों 11th कक्षा में हमारा कबीर और सूरदास के बाद में देव नामक तीसरा पद्य पाठ चल रहा है और इस पाठ के अंतर्गत अब तक हमने कवि का परिचय, इसके साथ साथ 3 जो पद्यांश आपके सिलेबस में लिए गए हैं उनमें 2 का वाचन, अनुवाद, भावार्थ हमने समझ लिया। उन 2 पद्यांशों के अंतर्गत जो विषय वस्तु थी वो आज हमारे तीसरे पद्यांश की विषय वस्तु से बिल्कुल भिन्न है या अलग थी। जैसे कि हम भाग नंबर 1 देव पाठ की जो प्रथम कक्षा हुई थी उसकी बात करते हैं तो गोपी की वीर वेदना को कवि ने अभिव्यक्त किया। भाग नंबर 2 की कक्षा की बात करते हैं तो एक गोपी वर्षा ऋतु में सपन ले रही है, सोते सोते उसे सपना आ रहा है जिसमें वो श्याम से मिल रही है, लेकिन कुछ देर बाद वो कहती है ये निगोड़ी नींद जो मेरी नींद है वो ही शत्रु बन गई है, मैं जग गई हूँ और सपने के कारण भगवान से मेरा मिलन नहीं हो पाया क्योंकि मेरा सपना टूट गया। तो पहले पद्यांश में हमने देखा कि हंसी की चोट प्रथम पद्यांश का टाइटल था। प्रथम पद्यांश की विषय वस्तु हंसी की चोट कि भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर गोपी की तरफ देखा और फिर आके मुँह फेर लिया, तो उसके विषय वस्तु भिन्न थी। दूसरा जो पद्यांश था वह हमारे कवित छंद में रचित था और उसकी विषय वस्तु वर्षा ऋतु में भगवान से सपने में वो किस तरीके से मिल रही है, इस विषय से वो संबंधित था। और तीसरा पद्यांश जिसका आज हम देव पाठ की भाग नंबर 3 की हमारी कक्षा होगी इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो तीसरा पद्यांश की जो हमारी विषय वस्तु है वह है दरबार। क्या है? दरबार। देखो ब्लैक बोर्ड पे मैंने पाठ का कवि का नाम लिखा है, कवि देव, जिनका पूरा नाम देवदत्त, देव भी रहे, देव भी कहा जाता है। और इनकी तीसरा जो पद्य है, इनका जो पद जो थर्ड है, तीसरे नंबर का जो छंद है वो दरबार विषय वस्तु से लिया गया है या इसका टाइटल या शीर्षक दरबार है। तो पहले के दोनों पद्यांशों से भिन्न विषय वस्तु पर हम बात करेंगे। इस पद्यांश को बच्चों हम वाचन करें, काठिन्य निवारण और भावार्थ समझे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देव रीतिकालीन कवि रहे हैं और हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के बाद में भक्तिकाल के बाद में रीतिकाल का समय रहा है। रीतिकाल का समय बच्चों 1700 से 1900 तक रहा और इस काल में भारत में मुस्लिम साम्राज्य के साथ साथ हिंदू राजाओं का भी शासन था। एक तरफ दिल्ली दरबार पर अकबर का साम्राज्य था तो दूसरी तरफ सारे भारत में छोटी छोटी रियासतें चल रही थी, राजवंश चल रहे थे, राजाओं का शासन संचालित हो रहा था। लेकिन उस समय बच्चों जो दरबारी वातावरण था या राजाओं का जो शाही माहौल था, राजसी माहौल था, वह बहुत ही चालाकी से भरा हुआ था। उसके अंतर्गत जो छोटे छोटे कर्मचारी थे, मंत्री लोग थे, जो चारण भाट कवि लोग थे, वो अपने राजा को प्रसन्न रखते, कूटनीति से काम लेते, उनकी चाटुकारिता करते, उनकी चापलूसी करते और केवल धनार्जन करते। तो रीतिकालीन कवियों में अधिकांशतः कवियों ने बच्चों जो साहित्य रचना की है वह अपने शरणदाता जो थे, उनके आश्रयदाता जो राजा थे, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको आनंदित करने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए उन्होंने साहित्य रचना की। कुछ ही ऐसे कवि थे जिन्होंने वास्तविकता का ज्ञान राजाओं को करवाया, जैसे कि हम बिहारी को ले सकते हैं, गणानंद को ले सकते हैं, हम अपने देवदत्त देव का जो पाठ चल रहा है देव कवि को ले सकते हैं। तो कुछ कवि ऐसे थे जिन्होंने दरबारी माहौल की
या दरबार का जो वातावरण था उसके यथार्थ का जो वर्णन था, उसका जो सत्य था, उसका उद्घाटन उन्होंने अपने काव्य में, अपनी कविताओं में, अपने छंदों में किया। क्योंकि ऐसा माहौल उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि राजा का जो कर्तव्य होता है, कर्म होता है, वह वास्तव में प्रजा की सेवा करना होता है। लेकिन राजा इस उद्देश्य से भटक रहे हैं, जनता का ध्यान नहीं रख रहे हैं और भोग विलास में अपना जीवन बिता रहे हैं और इसका फ़ायदा अन्य दरबार के लोग उठा रहे हैं। तो ऐसा ही वर्णन कुछ देव ने अपने दरबार नामक टाइटल में, विषय वस्तु में, हमारे 4 लाइनों के ये जो सवैया छंद में जो पद है, हमारा जो छंद है, इसमें इन्होंने किया है। तो थोड़ा सा विषय वस्तु पर मैंने प्रकाश डाला। अब हम इसका वाचन करेंगे, काठिन्य निवारण करेंगे, फिर भावार्थ समझेंगे। इसका वाचन बच्चों इस प्रकार से है। कवि देव कह रहे हैं और पहले ही बता दिया था कि देव भी अनेक रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकाल में भी रीतिबद्ध शाखा के, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो ये अनेक राजाओं की शरण में रहे, जिसमें सबसे अधिक समय इन्होंने भोगीलाल राजा के यहाँ पर बिताया। अब यहाँ पर इन्होंने कैसा माहौल देखा, उसी का वर्णन, यथार्थ सत्य का उद्घाटन यहाँ पर कवि ने किया। कवि कह रहा है, साहिब अंधे मूस साहिब मूक सबा बहरी रंग रीज ने माच्यो भूल्यो तहाँ बटक्यो घट ओगट बूढ़ीपे को काऊ करम न बाच्यो बेस न सूझो कईयो समझो ने बताइयो सुनियो ने कहाँ रुचि राच्यो। आगे कहते हैं, देव तहाँ निबरे नटकी बीगरी मती को सगरी निसी बनाच्यो। तो यहाँ पर ब्रज भाषा में रचित ये हमारा तीसरा पद है। पहले पद में सवैया छंद में रचित था, दूसरा कवि छंद में रचित था, तीसरा पुनः सवैया छंद में रचित है। तो इसका वाचन हमने किया। अब हम काठिन्य निवारण कर लेते हैं। साहिब, साहिब का अर्थ यहाँ पर देव के अनुसार राजा से है। साहिब का अर्थ क्या है, राजा। अंध, अंध शब्द का अर्थ होता है बच्चों अंधा, अर्थात सब कुछ देखते हुए भी अंधा हो जाना, आँखों पर पट्टी बांध लेना, कुछ भी नहीं देखना। मूस साहिब, मूस साहिब का अर्थ होता है राजा के यहाँ काम करने वाले कर्मचारी, राजा के यहाँ काम करने वाले कर्मचारी या चापलूस मंत्री लोग। क्या होगा, राजा के यहाँ काम करने वाले कर्मचारी या चापलूस मंत्री लोग। सभा, सभा का अर्थ है जो सभासद बैठते हैं, जिसमें सेनापति, सेना, कई सारे लोग, जनता के लोग भी होते हैं, वरिष्ठ व्यक्ति भी होते हैं। तो सभा, जो सभा राजा के दरबार में लगती है, उसका तात्पर्य सभा ही है, सभासद है। बहरी, बहरी का अर्थ होता है बहरी हो जाना, अर्थात कुछ भी नहीं सुनाई देना, कुछ भी नहीं सुनाई देना। रंग रीज, रंग रीज का अर्थ होता है भोग विलास, रंग रीज का अर्थ होगा भोग विलास। माचो यानी भोग विलास में डूब जाना। माचो शब्द का अर्थ हम यहाँ पर रंग में, भोग विलास में, काम वासना में डूब जाने से लेंगे, जैसा कि दरबार का माहौल बन चुका था। भूल्यो तहाँ भटक्यो, भूल्यो यानी भूल से भी, सब कुछ जानते हुए भी। घट ओघट, घट ओघट यानी यथार्थ स्थिति, घट ओघट का अर्थ हम लेंगे यथार्थ स्थिति। बूढ़ी बे को काहू कर्म न नाचो, अर्थात जो अच्छे लोग हैं उनका जो कर्म है, कर्म यानी कार्य, बाचो यानी समझना, बाचो शब्द का अर्थ होगा समझना। फिर 3 नंबर की लाइन में देखते हैं, बेस न सूझो। बेस का अर्थ होता है
वास्तविकता। बहस का अर्थ होता है वास्तविकता, कि कौन सही है कौन गलत है, सत्य का ज्ञान न रखना। सूझो शब्द का अर्थ होता है दिखाई न देना। सूझो शब्द का अर्थ है दिखाई न देना। कहियो समझो ने, कहियो का अर्थ होगा जो कहा गया है, समझो यानी उसे नहीं समझना। बताइयो सुनियो ने, जो बताया जा रहा है उसे राजा सुनना ही नहीं चाह रहा है। कहाँ रुचि राचो, उनकी जो रुचि है वो तो भोग विलास में है, काम वासना में डूब चुके हैं। वो तो रंग रूप में, सौंदर्य में, मदिरा सेवन में डूबे हुए हैं। कुछ भी जनता का ध्यान रख रहे हैं, न राज्य के ऊपर बाहरी आक्रमणों की संभावना हो रही है उसका ध्यान रख रहे हैं, न ही वो जनता की भलाई की सोच रहे हैं। केवल भोग विलास युक्त मनोरंजन पूर्ण जीवन वो जी रहे हैं। देव का अर्थ यहाँ पर कवि देव से है। देव का अर्थ कवि देव से है कि कवि देव हमें कह रहे हैं, तहाँ निबरे नट की, निबरे यानी कि जो नृत्य करता है, नट यानी कि जो नट होता है, जो रंगमंच पर रंगशाला में अपनी कलाओं का प्रदर्शन करता है, उसे नट कहते हैं। पुल्लिंग में बच्चों नट होगा और स्त्रीलिंग में वो नटी कहलाएगी। नट नटी उन्हें कहते हैं जो रंगशालाओं में अपने नृत्य का, अपने तरह तरह की भाव भंगिमाओं का, तरह तरह की वेशभूषा बना करके प्रदर्शन करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। बिगड़ी का अर्थ होता है बिगड़ी हुई, बिगड़ी का अर्थ है बिगड़ी हुई। मति का अर्थ होता है बच्चों बुद्धि। सगरी का अर्थ होता है पूरी या पूर्णतया। निसी का अर्थ होता है रात्रि या रात। नाचो का अर्थ होता है बच्चों नृत्य। तो काठिन्य निवारण हमने समझने का प्रयास किया और काठिन्य निवारण में हमने देखा बहुत सारे शब्द कठिन है क्योंकि भाषा वर्ज भाषा है और कवित छंद का प्रयोग किया गया है। तो आराम से हम इसका अनुवाद समझने की चेष्टा करते हैं। कवि देव दरबार विषय वस्तु के अंतर्गत रचित इस पद में राजा के दरबारी जो माहौल भोग विलास में डूबा हुआ है, काम वासना युक्त जो माहौल है, वातावरण है, उसके प्रति अपना असंतोष, अपने मन की विद्रोह की भावना व्यक्त कर रहे हैं और व्यक्त करते हुए वो कह रहे हैं साहिब अंधे। साहिब का अर्थ होता है राजा, अंध का अर्थ होता है अंधा। राजा जो है वो अंधा हो चुका है, अर्थात रीतिकाल के अंतर्गत जो भी राजा महाराजा भारत में शासन कर रहे थे उनको संबोधित करते हुए, भोग विलासी राजाओं को संबोधित करते हुए, उन पर कटाक्ष करते हुए, उन पर व्यंग्य करते हुए कवि कह रहा है कि साहिब अंधे, राजा तो अंधे हो चुके हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उन्हें कुछ भी मतलब नहीं है। मूस साहिब मूक का अर्थ होता है बच्चों गूंगा, सब कुछ जानते हुए भी कुछ भी नहीं बोलना, उसे कहते हैं मूक बधिर अर्थात गूंगा। मूस साहिब मूक, और राजा के दरबार में उनके नीचे जो कर्मचारी कार्यरत है, जो मंत्री कार्यरत है, वो मूक, वो गूंगे हो चुके हैं, अर्थात वो सब कुछ देखते हुए भी चुप है क्योंकि उन्हें तो राजा की चापलूसी करनी है और राजाओं की चापलूसी करके उन्हें धन बटोरना है। जनता की भलाई हो या नहीं हो, चाहे राज्य का नुकसान हो या नहीं हो, उनको कोई लेन देन कोई मतलब ही नहीं है। तो राजा तो अंधा हो चुका है और उसके यहाँ पर काम करने वाले जो दरबारी है, मंत्री हैं, वो गूंगे हो चुके हैं। सभा बहरी, और अन्य जो सभासद राजा के दरबार में बैठते हैं वो बहरे हो चुके हैं, अर्थात उनको सब कुछ सुनाई दे रहा है, सत्य का उन्हें ज्ञान है, फिर भी वो बहरे हो चुके हैं। रंग रीछ न माचो, चारों तरफ जो है भोग विलास मचा हुआ है। जो गणिकाएँ हैं, जो वेश्याएँ हैं, वो दरबार में नृत्य कर रही है, राजा दरबारी मदिरा का सेवन कर रहे हैं, भोग विलास युक्त वातावरण सारा बना हुआ है। तो परिणाम स्वरूप अब
जो ऐसी स्थिति है वह तो होनी ही है। आगे कवि कह रहा है, भूल्यो तहाँ भटक्यो घट ओ घट। भूल से भी अगर कोई व्यक्ति उन्हें सत्य का ज्ञान करा देता है, उन्हें कह देता है बूढ़ी बे को काई कर्म ने बाचो, तो वह उस अच्छे व्यक्ति के कर्म को, कार्य को नहीं देखते हैं, उसकी बात को नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो तो रंग रूप में भोग विलास में डूबे हुए हैं। और अगर कोई सज्जन व्यक्ति उन्हें यथार्थ का ज्ञान कराना चाहता है, कोई कवि उन्हें सत्य का ज्ञान कराना चाहता है, उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहता है, तो वह बात वो राजा तक, उनके जो चापलूस मंत्री है, कर्मचारी है, वो पहुँचने ही नहीं देते। तीसरी लाइन में कवि कह रहा है, वेश न सूझो। राजा अंधा हो चुका है, उसे वेश यानी जो वास्तविक स्थिति है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कईयों समझो ने जो कुछ उस राजा को कहा जा रहा है, दरबारियों को, मंत्रियों को कहा जा रहा है, वो चाहते हुए भी नहीं समझना चाह रहे हैं। बताइयो सुनियो ने, उन्हें अगर बताया जा रहा है कि ये गलत है, दरबार में ऐसा वातावरण नहीं होना चाहिए, जनता में आक्रोश है, विद्रोह है, आपको जन भलाई के लिए काम करना चाहिए, देश पर, राज्य पर बाहरी शत्रु आक्रमण की जो है लगाए हुए बैठे हुए हैं, राज्य पर बाहरी शत्रुओं की आंखें हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं सुन रहे हैं। कहाँ रुचि माचो, उन्हें तो जो है रंग रूप में मदिरा सेवन में वो तो व्यस्त है, न तो वो कहना मानते हैं, न सुनना वो चाहते हैं, न कुछ देखते हुए वो समझना चाहते हैं। वो तो अपने राजा के साथ साथ मद में, भोग विलास में, अहंकार में, मदिराओं में डूबे हुए हैं। देव तहाँ निभरे नटकी, तो अंतिम पंक्ति में कवि कह, देव कह रहे हैं कि जिस प्रकार निभरा नट, जो पागल, जो नट नटी होते हैं, जो रात भर निसी यानी रात भर रंगशाला में जनता का मनोरंजन करने के लिए नृत्य करते हैं, तरह तरह की वेशभूषाएँ बनाते हैं, तरह तरह की भाव भंगिमाएँ या मुद्राओं का प्रदर्शन करते हैं, मति को सिगरी निसी नाचो, और उसकी बुद्धि भ्रष्ट होकर वो जैसे कार्य करता है, सारी रात नाचता है, वैसे ही सगरी निसी नाचो, सारी रात दरबार में ऐसे ही गणिकाओं का नृत्य होता है। राजा और दरबारी भोग विलास में युक्त रहते हैं। तो इस प्रकार हमने इसका अनुवाद किया। कहने का तात्पर्य है, दरबार का जो भोग विलास युक्त, काम वासना युक्त जो वातावरण है, उसके प्रति कवि देव अपना असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। अब बच्चों इसका काठिन्य निवारण किया, फिर वाचन और अनुवाद किया। अब हम इसका विशेष समझ, इसकी जो व्याख्या है वो समझ लेते हैं। तो व्याख्या में हम सप्रसंग लिखते हैं, नंबर 2 पर प्रसंग लिखते हैं, नंबर 3 पर हम व्याख्या लिखते हैं। तो पूर्व पद्यांशों की तरह ही हमें इसकी भी व्याख्या करनी है। सप्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में कवि देव द्वारा रचित दरबार शीर्षक विषय वस्तु से कवि छंद में रचित शैली में पद से लिया गया पद है या छंद है। प्रसंग में लिखेंगे, इसमें कवि ने अपने राजाओं के यहाँ पर जो दरबारी माहौल या वातावरण देखा, भोग विलास युक्त जो जीवन देखा, उसके प्रति उन्होंने असंतोष की भावना व्यक्त की है। उनका व्यंग्य कटाक्ष में देखने को मिलता है। अब रही व्याख्या की बात, तो व्याख्या हमने एक बार समझ ली है, पुणे में एक बार व्यवस्थित करके इसकी व्याख्या आपको समझा देती हूँ। आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि देव रीतिकालीन दरबारी वातावरण के प्रति जो भोग विलास युक्त है, जन कल्याण के हित के लिए नहीं है, उसके प्रति कटाक्ष या विद्रोह की भावना व्यक्त करते हुए कवि देव कह रहे हैं कि मेरा दरबारी, मेरे जो राजा हैं, शरणदाता है, उनका राज दरबार ऐसा बन गया है कि राजा साहिब अंधे, मेरा राजा जो है साहिब तो अंधा हो चुका है। सारे उनके नीचे काम करने वाले दरबारी कर्मचारी इतने चापलूस हैं कि वो सब कुछ देखते हुए गूंगे बने हुए हैं, सभासद बहरे हो चुके हैं, और चारों तरफ काम वासना, भोग विलास, गणिकाओं का नृत्य और मदिराओं का सेवन जैसा वातावरण बना हुआ है। अतः
कवि कटाक्ष करते हुए कहता है कि अगर कोई मेरी तरह सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, कवि उन्हें बूढ़ी वे सही रास्ते पर लाने के लिए कर्म करने की बात कहता है तो वो इसका भी बुरा मानते हैं। क्योंकि कवि अगर कोई बात कहता है तो वो राजा को सीधे नहीं कहेगा, वो साहित्य के माध्यम से समझाएगा, और ऐसी बात जो विचार है वो राजा तक चापलूस मंत्री कर्मचारी पहुंचने ही नहीं देते हैं। तीसरी लाइन में कवि कह रहा है कि न तो राजा को वास्तविकता का ज्ञान है और कोई बताना चाहता है तो वो सुनना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि वो तो रंग रूप में भोग विलास में डूबा हुआ है। कहना वो नहीं मान रहा है, समझना वो चाह नहीं रहा है, सुनना वो नहीं चाह रहा है, बताया हुआ वो समझ नहीं सकता है। तो चारों तरफ भोग विलास युक्त ऐसा वातावरण है जिसे देखकर ऐसे लगता है कि मानो कि जनता का मनोरंजन करने के लिए जिस प्रकार कोई नट रंगशाला में रात दिन नृत्य करता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ठीक उसी तरह मेरे राजा की, शरणदाता की दरबारी जो माहौल है बन चुका है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और चारों तरफ भोग विलास युक्त वातावरण है जिसके प्रति मेरा देख करके मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। तो उस समय के दरबारी वातावरण को, जिसका समय हम देखते हैं तो रीतिकाल का समय 1700 से 1900 तक रहा, तो उस समय का जो टाइम था उस समय के दरबारी वातावरण को, भोग विलास युक्त जीवन को, सत्य को कवि ने अपने इस काव्य में, अपने इस दरबारी विषय वस्तु दोहे में रखने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं बच्चों हम विशेष की। तो विशेष में आपको पता ही है कि हम भाषा लिखते हैं, शैली लिखते हैं, छंद वगैरह लिखते हैं। तो भाषा की बात करते हैं तो प्रस्तुत पद्यांश की भाषा ब्रज भाषा है। छंद की बात करते हैं तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कविता छंद का प्रयोग किया है। और रस की बात करते हैं तो यहाँ पर भोग विलास युक्त जीवन है तो श्रृंगार रस का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अलंकार की बात करते हैं तो यहाँ पर अनुप्रास और घट में हमें यमक अलंकार देखने को मिलता है। और गुण की बात करते हैं तो माधुर्य गुण है, साथ साथ शैली यहाँ पर हमें व्यंग्यात्मक या कटाक्ष शैली हमें देखने को मिलती है। तो इसमें आप विशेष में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, साथ ही साथ यह जो हमारा पद है वो कवित नहीं सविया छंद में रचित है। नंबर 3 पर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। प्रस्तुत पद्यांश में माधुर्य गुण में देखने को मिलता है। प्रस्तुत पद्यांश में हमें अनुप्रास और घट में हमें यमक अलंकार देखने को मिलता है। घट 2 बार आया है लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो घट में यमक अलंकार देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पर कवि देव ने राजसी वातावरण के, भोग विलास युक्त वातावरण के प्रति अपना विद्रोह है या असंतोष व्यक्त किया है, या उस समय की यथार्थ स्थिति हमारे आंखों के सामने लाकर रख दी है। तो बच्चों, देव नामक जो पाठ था इसका पाठ परिचय, कवि परिचय हमने अच्छे से समझा। आप भी पाठ्य पुस्तक में उसका अध्ययन करेंगे। 3 व्याख्याएं मैंने ब्लैक बोर्ड के श्यामपट के माध्यम से लिखित रूप में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया। इन वीडियो कक्षाओं को देख करके आप कवि परिचय भी लिखेंगे और साथ साथ में 3 व्याख्याओं को लिखते हुए सप्रसंग उनकी व्याख्या करेंगे और याद भी करेंगे।